संदेश झूठ से हटके। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है तो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं। आपने सुना सर कि वो सारे काम करते हैं, नोटिस भी देते हैं और फॉर्म भी भरवाते हैं, डिलीशन हो नहीं सकता। कल आपको याद है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग लोगों ने इसकी गड़बड़ियां उजागर की थी और उन लोगों को प्रस्तुत कर चुकी है जिनका नाम कटा है, और जिनकी एप्लीकेशन पर नाम काटा गया है वो भी मना कर चुके हैं। हमें तो मालूम ही नहीं है। मजे की बात यह है कि जो नाम कटे हैं उसमें संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का भी नाम है। अनीता सिंह का भी नाम मतदाता सूची से निकाल दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत सजग है, या उनके पास एक ऐसा दिल्ली में कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है और वो बहुत चैतन्य रहते हैं, पुरानी गड़बड़ियां उन्हें मालूम है कि किस तरह से होती हैं, तो उन्होंने ये बात उठाई। बाकी वोटर्स का किसका कहां पर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम गया, ये उसे तब पता चलता है जब वो वोट देने के लिए जाता है। सर, चुनाव आयोग ने जो कहा उससे उस पर एक टिप्पणी आप कीजिए और उसके बाद हम फिर इस चुनाव पर चर्चा करेंगे। और बताइए कि इस चुनाव में क्या लोकतंत्र जीतेगा या तंत्र जीतेगा, या कौन सा हथियार, कौन सा नई युक्ति, डिवाइस इस बार चुनाव आयोग लेकर आएगा, और पिछली बारों में क्या क्या हुआ है, आप बताइए सर। देखिए जोशी जी, अभी आपने राजीव कुमार की स्टोन फेस्ड तस्वीर दिखाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, और जो बेईमानी वो करते हैं उन्होंने कहा कि हम ये नहीं हो नहीं सकता। अब सवाल, इसके लिए कोई जवाब कौन देगा? जो मीडिया वहां जाता है वो वही सवाल करता है जिसका उत्तर आपने राजीव कुमार जी सोच के आते हैं कि क्या बोलना है, और ये सब सामान्य है, कोई इसमें बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि कई महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैंने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में देख लिया है कि क्या हो रहा है चुनाव का खेल, और मैं उसको एक्सपोज करूंगा। उनकी पार्टी ने कल ही एक्सपोजर शुरू किया और इसके पहले भी किया, और आनंद फानन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई, क्योंकि सत्ताधारी दल को लगा कि कहीं बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और ये चुनाव आयोग का अंतिम काल है, अंतिम कार्यकाल है,
अंतिम समय तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अंतिम कार्यकाल तो है ही। और जिस ढंग से वो शेरो शायरी अपने मतलब धांधली को दबाने के लिए करते हैं, इसके लिए इनको आगे पीछे कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। हो सकता है कोई पद्म विभूषण विभूषण कुछ इस टाइप का दे दें। और मैंने आज ये भी ढूंढने की कोशिश की कि क्या इनको एक्सटेंशन मिल सकता है। वर्तमान कानून में तो इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये सरकार ऐसे बहुत से काम करती है जो कानून में व्यवस्था नहीं होती, इसलिए हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि रिटायरमेंट के पहले इनके लिए क्या नहीं किया जा सकता है। अब आप आइए नाम कटने का, आपने कहा संजय सिंह की पत्नी की। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था तो हमारे घर में टोटल 4 वोट हैं, जिससे 2 वोट गायब थे, एक मेरी पत्नी का एक मेरी बेटी का, जो हम वर्षों से देते आ रहे हैं। और फिर आप डीएम को फोन करिए, किसी के भैया वो सब है। और ये हमारी व्यक्तिगत जानकारी की जो नाम काटे जाते हैं, कैसे काटे जाते हैं, एरिया वाइज कैलकुलेट किया जाता है कि कौन मतदाता किस मन स्थित का है। तो भाजपा ऐसे वोटों को यहाँ कटवा देती है यूपी में, जो सपा समर्थक हो सकते हैं। कांग्रेस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती, तो सपा वालों पर ध्यान देती, और फिर उसकी जगह भाजपा के वोट भर भी दिए जाते हैं। मतलब खजाना खाली करते हैं, खजाना भर देते हैं। आज जो सफाई दे रहे थे, तो अब इस पर उनकी बेशर्मी को सलाम है, और सलाम है। लेकिन अभी आप पूछ रहे थे क्या होगा। हमारे ख्याल से भाजपा जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, इसका कोई बहुत टेस्ट नहीं होना है। देखना ये होगा कि राजीव कुमार चुनाव जीतते कि नहीं जीतते। राजीव कुमार जब से आए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर, तब से बेईमानी की नए नए तरीके गढ़ते रहते हैं। और फिर हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं नहीं, वो ही कैन मैनेज द इलेक्शन। अब वो कहते हैं हम कोई गड़बड़ नहीं करते, और 10-10 दिन लोकसभा में वोटर नहीं बता पाते, 3-3 दिन नहीं बताते। कहते साहब हम लोग जब हम सब जितने लोग बैठे यहाँ तमाम चुनाव हम लोगों ने कवर किए, जब न मोबाइल होता था न इंटरनेट होता, तो शाम को 6 या 7 बजते बजते, कभी बहुत देर हुए 8, रिटर्निंग अफसर जो होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देता था कितने % वोट पड़े। ये कहते नहीं हम बता देते हैं, लेकिन ठीक है, जब झूठ बोलना है तो उसकी कोई बात नहीं है। अब ये देखना होगा कि राजीव कुमार ये चुनाव जीतते हैं कि नहीं जीतते, और ये भी देखना होगा कि क्या इन इतनी बेईमानियों को लिए के अनुपात में, मतलब जितना आपने बेइज्जत होकर के इस देश के लोकतंत्र को कलंकित किया, इतिहास चुनाव आयोग के अभी तक की जो स्थिति, उसमें एक सेशन को याद रखेगा, बेस्ट एवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वर्स्ट एवर में राजीव कुमार। अब हो सकता है जो नया है सरकार ने कुछ और इससे भी घटिया लोग ले लिए हों, क्योंकि चयन तो 5 लोगों के नाम का सरकारी करती, कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। मुझे लगता है कि अभी जो वक्त है उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये कल से जो चुनावी प्रक्रिया, चुनाव क्या कल से आज ही शुरू हो गई, इस पूरे 27-28 दिन के चुनाव में क्या क्या धांधली और होती है। अब हम लोगों ने देखा पिछले समय में, एमएलए स्तर पर भी देखा और वो बाकी लोकल बॉडी तो देखा ही, कि जब कैंडिडेट नामांकन करने गया तो उसको वो गेट पर रोक लिया गया। और ये सब इसलिए हो रहा कि हमारे अनिल महसी साहब थे, आप सब हम लोग जानते हैं, चंडीगढ़ में जिन्होंने खुलेआम बेईमानी की थी, कैमरे पे की थी, और बलियारी और हमारे सुप्रीम कोर्ट की, कि उसने पूरे सुनवाई की और ये पाया कि बेईमानी हुई, चुनाव रद्द कर दिया, चुनाव परिणाम बदल दिए, लेकिन महसी साहब को कोई सजा नहीं हुई। बस वो एक कारण था
कि हमारे सामने राजीव कुमार पैदा हो गया। अगर एक महर्षि को दंडित कर दिया जाता तो राजीव कुमार नहीं होते। और जब राजीव कुमार है तो और भी कोई कुमार आ सकते हैं, कोई शर्मा आ सकते हैं, कोई कहीं से भी आ सकता है। जब लोगों को मालूम है कि कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हम जो चाहेंगे कह देंगे, तो फिर चुनाव जो है, लेकिन बस यहाँ एक ही स्थिति अच्छी है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल जो है वो भी उतने खुर्राट आदमी है और उन्होंने पकड़ लिया है कि क्या क्या गड़बड़ी हो रही है। अब वो उस गड़बड़ी को रोक पाएंगे अपने वोट को, क्योंकि लगभग 50, ऐसा लगता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7-8 हजार वोट इन लोगों ने बढ़ा लिए हैं, जो फिगर देखने से लगता है। तो 7-8 हजार तो इस छोटे चुनाव में जीत का मार्जिन भी होता है। तो एक अजीब स्थिति है। देखते हैं लोकतंत्र में क्या लोकतंत्र बसता है या लोकतंत्र के साथ फिर वही माहौल होता है और हम लोग फिर कहते रह जाएं कि कब क्या करें जब मुख्य चुनाव आयुक्त ही सरकार से मिल गया है। जी जी शुक्रिया। मैं आता हूं अजय जी के पास में। अजय जी, देखिए, चुनाव आयोग की जो गड़बड़ियां सामने आई हैं वो हमेशा आती रही हैं और सवाल हमेशा उठते रहे हैं। ईवीएम को लेकर हमेशा संशय बने रहे हैं, ईवीएम सही है गलत है, इसका कोई हम लोग के पास में इस तरह का प्रमाण नहीं है। लेकिन मैं आपको मैं सलीम कुमार जी के कुछ कमेंट है, मैं वो पढ़ता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने लिखा है, आज दिल्ली में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई और कुल वोटर 1,47,18,119 वोट थे लोकसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव की जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है उसमें 1,55,24,458 वोटर हो गए। फिर सलीम खान जी कहते हैं दिल्ली में, ये वही आंकड़े हैं जो कल केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आए थे। केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2-3 दिन पहले, उसमें भी इसी तरह की बातें थी। और ये कहते हैं दिल्ली में पिछले साल मई से जनवरी तक 7,67,000 वोट बढ़ गए। ये आंकड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। और करीब 70 विधानसभा सीटों पर 11,000 वोट हर विधानसभा में बढ़े हैं। 11,000 वोट बढ़े हैं और वो जो वोट कटे हैं वो अलग है। वो किसके वोट कटे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो ये अजय जी, इस तरीके की बातें सामने आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन इसका कोई निदान फिलहाल की हुकूमत में नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के पास दो ही बातें हैं कि वो चुनाव लड़े या चुनाव से बहिष्कार कर जाए। और बहिष्कार कर जाएंगे तो भी कोई उसका लाभ होगा नहीं, हुकूमत के कानों में कोई जू नहीं रेंगेगी, क्योंकि उनका लोकतंत्र में कोई यकीन है ऐसा लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। तो हम इस सब को छोड़कर ये माने कि दिल्ली में 3 पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, और तीसरी कांग्रेस पार्टी जिसने लंबे समय तक दिल्ली में शासन किया है और शीला दीक्षित को आज भी याद किया जाता है। लेकिन बंजर पड़ी हुई है जमीन कांग्रेस के लिए। इस बार मुकाबला किसमें होगा? तीनों बातें हैं। एक तो प्रवेश वर्मा और दूसरे विधायकों जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने नकद 1100 रुपए और कुछ और जगह झुग्गी झोपड़ियों में बांटे हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी योजनाएं हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये फ्री वो, इसका प्रचार है। और तीसरी तरफ कांग्रेस है जो एक योजना लेकर आई है 2500 रुपए हर महीने देने की, जिसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आके की और उन्होंने बताया कि हम दे रहे हैं, हमने आम आदमी पार्टी पंजाब में से लागू नहीं कर पाई है। तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह से देखते हैं दिल्ली के दंगल को? देखिए, मैं इसको 2-3 चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा अहम है। हम ये देख रहे हैं कि तमाम सारे, चाहे
यूट्यूब चैनल्स हों चाहे दूसरे चैनल्स हों, एक तो वो इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस को गायब कर देना चाहते हैं। वो ये परसेप्शन देना चाहते हैं कि लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। इसकी वजह सबसे बड़ी एक तो रेवेन्यू है कि पंजाब से भी रेवेन्यू जितना मीडिया को, दिल्ली के मीडिया को मिल रहा है और बाकी दिल्ली से जो मिल रहा है, और दूसरा बीजेपी का यानी नरेंद्र मोदी की सरकार से और उनके राज्यों से मिल रहा है। तो इसलिए सारा खेल ये है कि कांग्रेस को पहले तो अलग करो। पक्ष हो विपक्ष हो, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं, यह एक साजिश है, ये आरएसएस का खेल है और यह खेल आरएसएस ने उसी वक्त से किया था, 2010 से शुरू कर दिया था। वही खेल है कि कांग्रेस को खत्म करना है, क्योंकि आरएसएस का सपना 1925 से यही है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाए। 2025 में आ चुके हैं ये। अब आप सोचिए कि 100 साल हो रहे हैं और साहब कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए तो ये बड़ी समस्या है। तो कम से कम कांग्रेस मुक्त हो, चाहे आम आदमी पार्टी आए, चाहे हम आए, चाहे जो आए। तो एक तो नूरा कुश्ती हो रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूरा देश आज जानता है। अदालतें अपने फैसले किसकी तरफ देख के करती हैं, क्योंकि अब अदालत में जो न्याय की देवी है उसके आंख में पट्टी नहीं है, वो देख के फैसला करती है। तो ऐसी स्थिति में यदि अरविंद केजरीवाल को अदालत यह कह के जमानत देती है, एक बार नहीं 2 बार, कि आप यह करेंगे, आप चुनाव प्रचार तो करेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे लड़वाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, ये सब करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने का कोई रिकॉर्ड नहीं था, दिया गया, यहां दिया गया। लेकिन वही रांची यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं दिया। जब अदालत इस समय आपको कह सकती थी कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये नहीं, आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, फैसले नहीं लेंगे, यहां नहीं जाएंगे, तो यही बात वो पहले भी तो कह सकती थी, तब नहीं कहा। खेल को समझिए। तो एक तो ये खेल चल रहा है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, बढ़े मतदाता बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, दोनों के खेल चल रहे हैं। साहब यदि खेल चल रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग को अरविंद केजरीवाल ने कौन सी पिटीशन फाइल की है कि ये गलत मतदाता जोड़े गए और ये गलत मतदाता हटाए गए, एक पिटीशन दिखा दीजिए। नहीं दिखा पाए, शोर मचाते रहे, लेकिन वास्तव में कहीं कोई उन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की। नंबर 1, चलिए मतदाता बढ़े, स्वाभाविक सी बात है। तमाम समय में, जिस समय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, तमाम लोग उसी समय ज्यादा अपने मतपत्र और दूसरी चीजें और उसमें जुड़वाने के लिए जोर मचाते हैं। कुछ हो सकता है, निश्चित हो सकता नहीं, होता ही है, वो हर चुनाव में होता है, हर जगह होता है। कुछ अपने मतदाता ढूंढ ढूंढ के बढ़वाए जाते हैं, कुछ को अरे नहीं इनको भी जुड़वा दो, इनको भी जुड़वा दो, इनको भी जुड़वा दो। तो ठीक है, वो हुआ है। तो मैं इसको लेकर के एक चीज कहता हूं, ये सब कुछ हो रहा है, निश्चित रूप से उसमें कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, उसको लेके लड़ाई तो करिए। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो करेंगे और बाकी सगुफे करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को पिटीशन नहीं फाइल करेंगे। पिटीशन फाइल करते तो उस पे चुनाव आयोग को रिटर्न जवाब देना पड़ता, चाहे गलत देता, सही देता, क्या देता, नहीं किया। उस बेस पे आप कहीं भी जा सकते थे। बहरहाल जो हो गया हो गया, अब तो फाइनल सूची आ गई। अब मैं आता हूं कि ये पूरा खेल क्या है। अरविंद केजरीवाल ने, चाहे पंजाब में पूरी सरकार है, दिल्ली में आधी अधूरी सरकार है, लेकिन जो जो वायदे किए थे, आप बताइए ना, पंजाब में पूरे किए हैं कि हरियाणा दिल्ली में पूरे किए। रोजगार की बात होती थी,
दिल्ली में कितनी नौकरियां दी हैं पक्की, ये बता दें। इस जगह मौन होंगे। आउटसोर्स पे नौकरियां दी गई और यही चीज पंजाब में की गई है। पंजाब में पक्की नौकरियां सिर्फ उतनी मिली हैं जो कांग्रेस के समय में जिनकी प्रक्रिया शुरू हो गई, बाकी सब आउटसोर्स पे। जो मोहल्ला क्लिनिक है वो आउटसोर्स पे है। और साहब, मोहल्ला क्लिनिक में जो सैंपल लिए जाते हैं, जो टेस्ट किए जाते हैं, वो टेस्ट की स्थिति क्या है? वो टेस्ट करने का भी आउटसोर्स किया गया, सरकारी लैब में नहीं हो रहा है। यानी पूरी धंधा वही है जो नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी चूंकि केंद्र की सत्ता में है तो वो बड़े स्तर पे कर रहे हैं, ये छोटे स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन यदि औसत मिलाएंगे तो उनसे ज्यादा कर रहे हैं। दूसरी चीज, जहां इनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, उस पंजाब में देख लीजिए, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज वसूली हो रही है, रोज रेप हो रहे हैं, और नशा घर घर पहुंच गया है। यह बात सुप्रीम कोर्ट तक में चर्चा में आ गई। तो बताइए बचा क्या? भ्रष्टाचार चरम पर है। बगैर पैसे के काम होता हो तो दिखा दीजिए। यह दशा हो तो फिर सिर्फ सरकार चल रही। फर्जी इनकाउंटर के खेल भी चल रहे हैं। यूपी के साथ मिलके यहां से निर्दोष बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, वहां पीलीभीत में मार देते हैं, जिनका कहीं कुछ नहीं है। अब ये कहानियां हैं, तो जब ये कहानियां हो तो निश्चित रूप से उस पे आता है। अब आइए, इन्होंने किया क्या? इन्होंने असल में दिल्ली में, चाहे यमुना की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे दूसरी और बातें, किसी चीज में कहीं, आज दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। ये दोनों की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। दोनों ने मिलकर क्या किया है? कुछ नहीं। यमुना भी दोनों का सब्जेक्ट, क्या किया है? कुछ नहीं। सब दिल्ली के इतिहास में पहली बार दिल्ली की सड़कों में पानी भरने से डूब के, सड़कों में डूब के 31 लोग मर गए। आप बताइए, कोचिंग में पानी भर गया और बच्चे मर गए, हुआ है। असल में बेहाल है। किया क्या है? दोनों ने भ्रष्टाचार किया, दोनों ने भ्रष्टाचार का मॉडल अपनाया है। और जब ये करते हैं तो साहब कोई जवाब तो होता नहीं, तो सगुफे छोड़े जाते हैं, जो आरएसएस की रणनीति है, और उसी रणनीति पर ये काम कर रहे हैं। इसीलिए कोई ऐसे नहीं कहते, ये कोई लोग कहते थे छोटा रिचार्ज है, कुछ है, क्या है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये आरएसएस फैमिली से है, आरएसएस। दूसरी चीज, इसको लेके सवाल भी किया कांग्रेस पार्टी ने कि आप बताइए कि आपके पिताजी आरएसएस में क्या कर रहे थे, क्या थे? जवाब नहीं दिया है कांग्रेस के उस सवाल का। और कांग्रेस ने तो पेश कर दिया कि हमने जहां जहां जो वायदे किए पूरे किए। चाहे आप अपनी, उन्होंने आज जो है झारखंड की मंत्री को बुला के बैठा दिया, बताया कि कैसे हमने अभी चुनाव में वायदा किया था और हमने वहां 2500 रुपए दिए हैं, यहां भी देंगे। हमने जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वहां पर भी बता दिया कि हमने इतना दिया है और यहां भी ये देंगे, और हम क्या क्या दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मॉडल है ना, सरकार चली है, इसी दिल्ली की सरकार चली है। उस समय भी चली है जब केंद्र में भाजपा थी और राज्य में, दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार थी। तो आता है सरकार चलाना, कैसे काम लिया जाएगा आता है। आज स्थितियां इतनी है कि जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है, डिपार्टमेंट डिसाइड कर चुका है, सब कुछ करने के बाद भी आप काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं? जनता क्या सिर्फ यही रोना सुनने के लिए कि एलजी नहीं ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं? जहां एक बताए, पंजाब में इनके मुख्यमंत्री चिल्लाते रहते राज्यपाल ये नहीं, राज्यपाल वो नहीं, और जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, या आप तमिलनाडु की ले लीजिए,
वहां राज्यपाल रोज बदमाशी करता है, बावजूद इसके क्या वो सरकार रो रही होती है, काम कर रही होती है, लड़ रही होती है। केरल में यही जो है मुल्ला जी थे आरिफ मोहम्मद का, और ये कर रहे थे मनमानी, तो क्या केरल की सरकार नहीं चल रही थी? या जहां कहीं भी गैर बीजेपी सरकार है, वो लड़ भिड़ के कैसे भी ये काम कर रही थी ना। आपकी सरकार बहाने बताती है, क्यों? जब कुछ कर नहीं पाएंगे तो ये एक कहानी है। एक बार लोगों ने कहा नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से जंगल में राजा चुनेंगे, तो साहब चुन लिया एक बंदर को, आया शेर जो है को उठा लिया। अब सब पहुंचे मिलके, अरे राजा साहब शेर ने हमारे उसको उठा लिया है, मार डालेगा। उनका अच्छा, तो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से, इसमें सबने कहा महाराज क्या कर रहे हैं? अरे कहा यही तो सोच रहा हूं, कर रहा हूं, लगा हुआ हूं तुम्हारे लिए। और साहब तब तक शेर खा गया। उसके बाद बोले अब क्या हो सकता है, जो हो गया हो गया। शेर से कहा कि सरकार दोबारा ध्यान रखना। तो ये स्थिति है। तो यहां ये हालत है कि हाँ फिर दोबारा दे दो मौके, दोबारा दे दो। 11 साल में आपने क्या किया है? दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए, अपने घर में बैठे थे। बता दे मुझे कोई एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कि किसी के यहां वो मदद करने गए, किसी के लिए आवाज बने, किसी में कुछ किया। एनआरसी और उसको सीए एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, बताइए एक भी दिन कहीं समर्थन दिया हो, कहीं कोई बात कही हो, कहीं उसको जायज ठहराया? यही जब लोग कोविड में मर रहे थे, और ये क्या स्वास्थ्य मॉडल दिखाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, बताइए आप मुझे। ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना बेड मिल रहे थे, ना हॉस्पिटल मिल रहे थे, ना कुछ मिल रहे थे। और शिक्षा का मॉडल बताते हैं। अभी हाल ही की है कि साहब इतनी सर्दी चल रही है, हम घर में भी जैकेट पहने बैठे हैं, आप बैठे हैं। स्थिति ये है कि बच्चों को 1.25 लाख बच्चों को वर्दी का वो नहीं पैसा मिला, और ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया। हालत ये है कि शिक्षा का स्तर यदि देखेंगे नेशनल एवरेज में तो सबसे खराब हो गया है। और उसी वक्त का आप शीला दीक्षित का देख लीजिए क्या था और आज क्या है। हाँ, वो काम हुए हैं जिनमें कमीशन मिलता है, स्कूलों के रेनोवेशन होगी, उधर ये होगा, उधर ये होगा, और शीश महल में रहने का किया है। अब आप सोचिए, जो इन्होंने अपने घर में सरकारी पैसे से मिनी बार ली, मिनी बार की क्या जरूरत थी भैया, बड़े साधारण आदमी हैं, मिनी बार आपने घर में लिया सरकारी पैसे से, करीब 90,000 रुपए का। तो अब आप सोचिए, ये है, तो यह तस्वीर है, और सब मिलके कर रहे हैं। यदि इन्होंने इतना रुपया खर्च किया, तो उधर एलजी ने भी 15 करोड़ रुपया अपने में खर्च कर दिया रेनोवेशन के नाम पे राजभवन में। और उधर देखिए नरेंद्र मोदी ने जो है कई सौ करोड़ रुपया खर्च कर दिया, और उन्होंने 7RCR को 5 बंगले तोड़वा के एक बना के और बना लिया। तो अब आप समझ सकते हैं, जब यह स्थिति हो तो कौन सा आम आदमी, कौन सा खास आदमी। स्थिति यह है कि सब उसमें फंसे हुए, यह है सत्य इनका। तो इसलिए इनके फ्रॉड को देखते जाइए, ये यही खेल करेंगे और करते रहेंगे। यही आरएसएस का मॉडल है कि पक्ष भी हमारा हो, विपक्ष भी हमारा हो। इसीलिए इसे राष्ट्रीय पार्टी बनवाया गया है, इसीलिए सारे खेल किए गए हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। जी जी, तो सीधे मुकुल जी के पास में। मुकुल जी, जी, दिल्ली का आपने सुना, अजय जी का भी आपने सुना, सुरेंद्र दुबे जी को भी आपने सुना। सीधे सीधे आपकी टिप्पणी क्या है दिल्ली चुनावों पर? पहली टिप्पणी, त्वरित टिप्पणी, किस तरह से दिल्ली का चुनाव होगा और मुकाबला किन किन के बीच में होगा? त्रिकोणीय होगा या आमने सामने बीजेपी बिल्कुल मुकाबले से बाहर हो गई है, या वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है? जी
देखिए पहली बार पहले तो सभी पैनलिस्टों और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जोशी जी देखिए, अब की बार कांग्रेस थोड़ा बदले रूप में है, जो कांग्रेस पहले नहीं करती थी, और कांग्रेस उसी ट्रैक पे दिख रही है जिस ट्रैक पे हरियाणा में आम आदमी पार्टी आई। टिकट अब की बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी जैसे वहां पे उन्होंने टिकट मिलने के कारण असंतुष्ट नेताओं को टिकट दिया, ठीक ऐसे ही कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी जैसे आपके विधायक है अब्दुल रहमान को सलेमपुर से दे दिया, और पूर्व विधायक थे उनके आदर्श शास्त्री द्वारका से दे दिया, देवेंद्र सहरावत इनको इन्होंने बिजवासन से दे दिया टिकट। तो ये तीनों टिकट के देखने में ये लगता है कि कांग्रेस भी अब जो एक लड़ाई होती है उसमें फ्रंट फुट पे खेल रही है। ठीक है, अभी जो जैसे भी मैं अजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये पूरा जो एक बनाया जा रहा है नैरेटिव, ये बनाया जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस है ही नहीं। अगर दिल्ली में कांग्रेस नहीं है तो अभी कुछ महीनों पहले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, वहां फिर कांग्रेस को 18% वोट कैसे मिले? आप 18% एक मायने रखता है वोट। अगर ये वोट कांग्रेस को जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर कांग्रेस को मिलते तो यानी कांग्रेस की एक जमीन है। और आम आदमी पार्टी को 23 या 24% वोट मिले, लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो वहां पे ऐसा नहीं कि कांग्रेस एकदम साफ है जिसकी हम चर्चा भी ना करें। ये बिल्कुल गलत एक धारणा और इसको प्रिडिक्शन किया जा रहा है। साथ में अब तो एक नई चीज आ गई है कि आप जब आपने अभी जिक्र किया कि आज राजीव कुमार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका जो सारा आज का सारा उन्होंने घोषणा की कि चुनाव कब होंगे, तिथियों की घोषणा की, उसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जब सवाल नहीं पूछा गया, प्रवेश वर्मा विधूड़ी है, प्रवेश वर्मा जैसे लोग जो ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। अगर पैसा खुलेआम बांटने की ये परंपरा निकल गई है, हम तो उसको नहीं कह सकते, हो सकता है अब ये शुरू हो गई है, तो फिर इसका आगे आने वाले चुनाव पे ये तो हर पार्टी हर वो करना शुरू कर देगी। और ये अब हो गया कि हाँ बिल्कुल ये जायज है। जब आपको ना नोटिस दी जाए ना आप चुनाव आयोग आपसे पूछ सकता है, क्योंकि उसके पास एक कहने को है कि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो सारे लोग अगर आपको हमको किसी को भी चुनाव लड़ना है तो 2-4-5 करोड़ रुपए रख ले और उसको बांटते रहे। तो आदमी 2-4 बीघा जो बड़े जमींदार हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए तो और आसान हो जाएगा। तो वो तो पूरा वोट खरीदना शुरू कर देंगे, वो नीचे से लेके ऊपर तक होगा, वो सभासद से शुरू होगा, विधायक और सांसद तक जाएगा। अभी तक कहा जाता था कि ग्राम प्रधानों को वोट पैसा दिया जाता है, जिला पंचायत में जो अध्यक्ष है, जो मेंबर है, उनको पैसा दिया, भाई अपने वोटर्स को आप हमारे साथ लाइए, और एक मुश्त रकम उनको पकड़ा दी जाती थी जो हम लोग को जानकारी में रहता था। अब तो डायरेक्ट 1-to-1 हो गया वोटर का। और जो आंकड़े दिल्ली विधानसभा के हैं उसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में जो चुनाव हुए थे, 2020 के चुनाव में कोई भी ऐसी सीट, 2 सीटों को छोड़ दीजिए जहां आंकड़ा 2000 के अंदर का था, 2 या 3 सीटें थी, बाकी सभी सीटों पे अंतर 18,000, 14,000, 22,000, 25,000, 50,000 था। तो अगर ये 28 से 32,000 है तो ये वोटर्स एड ऑन थे। आज भी दिल्ली की जनता खाटी जो भाजपाई है, जो चैनल्स के रिपोर्टर सड़क पे निकले हैं, वहां पे भी ये कहा जा रहा है कि लड़ाई ट्रायंगल है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस ने अगर अच्छे उम्मीदवार खड़े किए हैं तो वहां पे आप मान के चलिए कि 25 से 30 सीटों पे कांग्रेस ढंग से लड़ रही है। कुछ कमियां जरूर हैं, जैसे मान लीजिए जो इन्होंने अब की बार जो किया है, वो चीजें अगर उसमें एड ऑन की जाए तो वो कमियां कहीं ना कहीं सिर्फ नेताओं में दिखती है कांग्रेस में कि वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं। जहां तक आरोप लगाने की बात है, वो आपस में ही दोनों लोग भिड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। इसमें कांग्रेस कहीं पिछड़ रही है। तो चीजों को अगर कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास जो आज की डेट में शीला दीक्षित का काम था, वो आज भी जनता के जबान पे आ रहा है, वो चाहे बीजेपी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस का, तो वो आम आदमी पार्टी का आदमी हो। उसका ये कहना है कि जो डेवलपमेंट पुल का, सड़क का जिस युद्ध स्तर पे शीला दीक्षित ने कराया था, और हम आप भी दिल्ली जाते रहते हैं, हम लोग 90 से जा रहे हैं दिल्ली, और वहां से लेके जब तक शीला दीक्षित की सरकार गई है
जाते जाते हम लोग, मैंने तो अपनी बात करूंगा, मैंने कार चलाना छोड़ दिया दिल्ली में, और मैं इसलिए नहीं चला पाता था कि इतने पुल, इतना ज्यादा वहां का ट्रैफिक नियम सख्त हो गया था कि अगर आपने एक कट गलत कर दिया तो आप 15 किलोमीटर बाद आप यू टर्न करके वापस आएंगे। तो ये डेवलपमेंट दिल्ली की जनता को याद है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, जो वोट आज की डेट में है वो आम आदमी पार्टी के पास जो वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट है, वो बीजेपी के वोट नहीं है। ऐसे में अगर वो वोटर जो आम आदमी पार्टी से नाराज है और जो शीला दीक्षित का काम अब याद कर रहा है, अगर वो मूव होता है पार्टी के प्रत्याशी को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये डेंट आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा लगेगा। और आम आदमी पार्टी को अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये सिस्टम वही चल रहा है जो हरियाणा में चल रहा था। जैसे ये लोग टिकट दे रहे थे, वैसे ही अगर ये लोग यहां पे भी अगर कुछ करते तो शायद एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनता। लेकिन अगर दोनों में नहीं हो पाया तो ये अब लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। मैं इसको दो के बीच में नहीं मानता कि खाली बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, क्योंकि शराब से लेके शीश महल तक का जितना विवाद हुआ है, और इनके जो सबसे तीन बड़े नाम हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो संजय सिंह हो, तीनों सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। ऐसे में आप होता है कि आपके ऊपर आरोप लगा, और आरोप लगने के बाद आप उसको सफाई आप देने लगे। आज की स्थिति है कि वो जेल जाने के बाद जमानत पे छूटे हुए हैं। तो काफी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इनसे हट चुके हैं। ये सही बात है कि आंकड़ों के हिसाब से वहां की जो एक पॉपुलेशन है वो करीब 70 से 72 75% तक लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में या निम्न मध्य वर्गीय लोग हैं, जो घरों में पोछा झाड़ू छोटे ठेले ये लगाते हैं, ये सब उनके वोट थे, वोट बैंक हैं जो पिछले चुनाव तक थे। उनमें से जो इन्होंने योजनाएं की, जो इन्होंने चीजें की, उनसे अगर 10 से 15% भी लोग खींचते हैं, जो 54% का इनका आंकड़ा था, अगर वो गिर के 40-42% पे आता है, तो विश्वास मानिए कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में आ जाएगी। और कम से कम मुझे जहां तक लगता है ठीक ठाक सीटें जीतेगी। आंकड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी स्थितियां 2 बार से चल रही थी उससे कई गुना बेहतर। जैसे लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि वो 99 के आसपास आ गई और डबल का उन्होंने डिजिट तय किया। यहां भी सीधे वैसी स्थिति आएगी, बशर्ते इनका जो अटैकिंग मोड है वो और तेज होना चाहिए। मुझे मालूम है कांग्रेस के जो नेता है वो इस स्तर पर नहीं जाते जिस स्तर पे बीजेपी के नेता प्रहार करते हैं और पर्सनल हो जाते हैं। वो कांग्रेस के अंदर वो चीजें नहीं है, न ब्लड में है। वो शुरू से आप विरोधी का सम्मान करते हैं, ये हमारे बुजुर्ग बताते थे, हमारे बड़े लोग बताते थे। और जो आप लोग बैठे हैं, जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू नहीं की थी तब से आप लोग देख रहे हैं। तो वो जो जवाहरलाल नेहरू से लेके अगर अटल बिहारी वाजपेयी को अगर सम्मान मिलता था तो देता कौन था? आज क्या स्थिति है? आज आप जेल में भिजवा देते हैं। तो ये सिस्टम जो निकल चुका है ये भयावह है। और यहाँ पे डू और डाई वाली सिचुएशन है बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी जिस तरह से पैसे बटे, चुनाव आयोग खामोश रहा। जिस तरह से पर्सनल अटैक हुए, चुनाव आयोग खामोश रहा। तो चुनाव आयोग का काम क्या, जिस दिन टाइमिंग आपने शुरू कर रही थी अधिसूचना की, वहीं से आपके सारे पावर शुरू होते। उससे पहले आपको कोई कुकर्म करना हो आप सब कर डालिए। यही हाल अगर विपक्ष के किसी नेता ने, अरविंद केजरीवाल कर रहा होता, या राहुल गांधी का कोई विधायक जो प्रत्याशी है वो पैसा बंटवा रहा हो, तो सोचिए क्या स्थिति होती। उसके यहाँ ईडी सीबीआई सब पहुंच गए होते। आज की डेट में वो आदमी, आज की डेट में चुनाव अपना छोड़ के वो खाली चक्कर लगा रहा होता अदालत के। तो ये चीजें वास्तव में दिल्ली में अब की बार जो भी चीज होगी, देखिए आम आदमी के फेवर में खुद पार्टी के लोग जानते हैं कि चुनाव आसान नहीं है। जैसे उन्होंने 2014 और 2015 में लड़ा, 2020 में लड़ा, उतना आसान चुनाव नहीं है। और जो लोग कांग्रेस को हल्के में लेके चल रहे हैं वो बहुत बड़े मुगालते में है, क्योंकि अगर वहां पे 10 से 15 सीटें भी बड़ी हालत में कांग्रेस अगर जीतती है, क्योंकि जो पिछली बार लोकसभा का था, लोकसभा में जो कांग्रेस के पक्ष में लोग आए थे 18%, वो आखिरकार किसके विरोध में आए थे? वो केंद्र के विरोध में आए थे। और आज की डेट में अगर बीजेपी
और आम आदमी पार्टी दोनों सामने सामने लड़ रही और उनके सामने कांग्रेस है, तो जाहिर बात है पिछली बार वो चीज नहीं मिली थी, अब की बार ये सामने रहेगा कि हम एक ऑप्शन है उसको चुन सकते हैं। और चूंकि इतना साल हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी रहती है, बीजेपी के का भी लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है, उसका उठान भी देखा है और गिराव भी देखा है कि बीजेपी को पूरी सीटें नहीं मिली। और उनकी जो जीएसटी को लेके जो और भी चीजें किसान को लेके, दिल्ली एक ऐसा जगह राज्य है जहां पे अगल बगल आपके जितने भी स्टेट हैं वो सब किसानी से जुड़े हुए हैं। और वहां पे बहुत सारे लोग हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, बहुत लोग रेगुलर वहां रहते हैं, उनके काम धंधे पंजाब में चल रहे हैं, हरियाणा में चल रहे हैं, हिमाचल में चल रहे हैं, कई जगह चल रहे हैं। तो ये चीजें जो आंकड़ा है, और जब आप उस चीज को भूल जाइए, क्या कितने वोटर बढ़े, कितने बढ़ाए गए, जितने भी बढ़ाए गए, देखिए बहुत ज्यादा जाएगा, 58-60%, 65% तक वोटिंग जाती है, 35% वोट आज भी नहीं मिलते, 70 मान लीजिए आप, तो भी 30% आदमी घर से नहीं निकलता। मुकुल जी, जो है 1.67 लाख वोटर सिर्फ बढ़े अजय जी हैं बोलना साथ चाह में। रहे हैं, अजय जी म्यूट है आप। नहीं, मैं आपकी बात को जोड़ रहा हूं कि सिर्फ मतलब 1,67,000 वोटर बढ़े हैं जो इस 7 महीने में। जी, मैं कह रहा हूं कि जो वोटर बढ़े हैं, वो वोटर इन बीजेपी के जो देखिए थिंक टैंकर है, वो सब एक एक सीट का आकलन कर रहा था। एक एक सीट में उन्होंने देखा कि कहां पे 18,000 वोट, कहां पे 1,500 वोट, कहां पे 700 कुछ वोट। ये 2-3 सीटें ऐसी है जहां पे 2,000 से कम आंकड़े थे, क्योंकि बाकी सब जगहों पे मार्जिन बहुत ज्यादा था। 18,000, 13,000, 21,000, 22,000 ऐसे आंकड़ों को आप इन चीजों से कितना कवर करेंगे, और जिनको आप जोड़ेंगे, क्या 100% गारंटी है क्या वो वोट बूथ तक जाएंगे? आप जोड़ तो देते हैं लेकिन नहीं निकलते लोग। वो भी अगर हाँ वोटिंग परसेंटेज आपने बढ़ाया, फिर भी कांग्रेस जिस तरह से छेद लगाएगी, क्योंकि जो चीजें कांग्रेस ने जैसे 2500 का है, 2500 रुपए वाला कोई बड़ा सबने घोषणा की है, जो एंटी इनकम पेंसी है, उसके साथ साथ बीजेपी का जो वो है, तो वो वोटर जाएगा किधर जो दोनों से नाराज है? वो उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक बचता है। और ये देखना फिर रहेगा कि कांग्रेस एक जिसे कहते हैं आप खेल बिगाड़ने वाला और खेल बनाने वाला, उस भूमिका में कांग्रेस 100% रहेगी, ये अभी से मैं कह दे रहा हूं जी।